दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनत ज्वार। दोस्तों, इस वक्त मैं हरियाणा के मानेसर के मारुति आंदोलनकारियों के साथ जुड़ा हुआ हूं। यह प्रोग्राम लाइव है। वह पिछले 110 दिन से धरना दे रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली के बगल में है। वह आपकी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कंपनी में काम करते और उनको कंपनी ने बाहर निकाल दिया। उनका आंदोलन ऐतिहासिक रहा, देश और दुनिया में चर्चा हुई। लेकिन पिछले 110 दिन से धरना दे रहे इन आंदोलनकारियों की कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वह इस ठंड में लगातार धरने पर रातों दिन बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस देश के किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आइए जरा हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आज तक उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत है और तालमेल में सरकार कहां खड़ी है, प्रशासन कहां है, मैनेजमेंट कहां है और मजदूर कहां है। इस वक्त हमारे साथ खुशीराम, जो आंदोलनकारियों के सहयोगी साथी हैं और खुद भी आंदोलनकारी हैं। सबसे पहले हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। खुशीराम जी, पूरे देश को बताइए कि आप लोगों की क्या कहानी है, क्या बात है जी। हमारा ये जो आंदोलन है ये 12 साल से लगातार चल रहा है, लेकिन ये अभी जो है मारुति का आंदोलन का एक नया चरण में ये जाने जा रहा है। मतलब जैसे जो शुरुआत में ही हमने जो है जिस तरह का कंपनी के अंदर जो है हमारे ऊपर जो दमन था उसको सुनने के लिए कोई भी नहीं था। तो सबसे पहले हमने 4 जून 2011 को जो स्ट्राइक किया था, यूनियन बनाने को लेकर जो स्ट्राइक हुआ था, और 2012 में जाके हमारा यूनियन बढ़ता है। तो ये जो पूरा जो चीज चला, इसके अंदर जो है जब यूनियन बनाने का प्रोसेस शुरू होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने करना पड़ा। लेकिन हम जो है जब यूनियन हमारा बन जाता है तो मजदूरों का उसमें जो है हर तरीके के मजदूरों का उसके अंदर सहयोग रहा, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था, अप्रेंटिस था। लेकिन जब यूनियन बनने के बाद में डिमांड नोटिस दिया गया तो हमारी जो मांग थी वो ठेका प्रथा खत्म करने की जो मांग थी वो हमने वहाँ पे रखी हुई थी, और जो है स्थायी काम पे स्थायी रोजगार दिया जाए वर्कर को, और जो या साथी यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे सीनियरिटी लागू। तो हमने पहली बार जो यहाँ पे ठेका प्रथा खत्म करने की जो आवाज उठाई, ये मालिक को रास नहीं आई। और हमारा जो पूरा जो डिस्प्यूट था उसको जो 18 जुलाई 2012 को और लेबर डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट में बदलने का एक षड्यंत्र रचा गया, और उसमें मैनेजमेंट एक हद तक कामयाब हुई। और उसके अंदर जो सरकार और ये पूरा जो प्रशासन है मैनेजमेंट में के साथ में खड़ा रहा। उस टाइम पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आ जाती है तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज तक जो हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम जो है हमारे जो साथी जेल में थे, जेल में से बाहर निकलवाने के लिए संघर्ष किया। जब हम उनको बाहर निकलवाने में जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो है हमारे जो टर्मिनेट साथी हैं, इस मांग को लेकर हम जो है 18 सितंबर से हम लगातार यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। 110 दिन यहाँ पे हो चुके हैं हमें। और इसके साथ में जो हमारी जो शुरू में ही जिस तरह का मांग था कि अस्थायी वर्कर को जब तक जो है हमने आज तक छोड़ा नहीं है, और आज भी हम जो अस्थायी वर्कर को साथ लेके चल रहे हैं। और उसके अंदर जो कंपनी ने जो पॉलिसियां जो चेंज की, उसके अंदर जो पहले जो ठेका प्रथा थी उसमें वर्कर लगातार काम करता रहता था, लेकिन अभी जो कर दिया इतनी कैटेगरियां बना दी है, मजदूरों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। टीडब्ल्यू के नाम से, सीडब्ल्यू के नाम से, आईटीआई के नाम पे, अप्रेंटिस के नाम पे, स्टूडेंट ट्रेनिंग के नाम पे अलग अलग तरीके से बांट के, और उनके अंदर जो है किसी को 7 महीने रखा जाता है, किसी को 1 साल रखा जाता है, किसी से जो है 4 साल प्रोडक्शन करवा के कंपनी निकाल देती है, और इसमें उसको जो है एकदम कम पैसे में जो है काम करवाया जाता है। ये बातें आगे और बताएं, आप विस्तार से कहें। उससे पहले मैं आपके साथियों को बता देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम लाइव है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि वह बात आपकी देश तक पहुंचे। हमारी चिंता यही है कि 110 दिन हो गए इस ठंड में बैठे हुए, लगातार आप बैठ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं दिखाई दे रही। इस बीच हरियाणा का चुनाव भी था, सत्ता में फिर से बीजेपी आ गई, लेकिन आपको कहीं से सुनवाई आपकी नहीं हो रही। दूसरी बड़ी बात मैं देश को बताता चलूं, ये वही आंदोलनकारी हैं 2012 के, जिनके बारे में देश भर में ये बड़ी मीडिया ने प्रचारित किया कि इन्होंने अपने मैनेजर को मार डाला है। आप याद करिए, अब आप याद आ जाएंगे आपको ये मजदूर। लेकिन सच खुशीराम से सुनिए कि किस तरह एक मौत जो हुई, जिसके बारे में मजदूरों का कहना है कि साजिश थी मैनेजमेंट की, जिसके बारे में इशारा कर रहे हैं खुशीराम, विस्तार से बताएंगे इनके साथी और खुशीराम। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये बात है कि एक व्यक्ति, एक मैनेजर के मारे जाने के बाद इन हजारों का परिवार
तबाह बर्बादी की स्थिति में है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी खुशीराम। हाँ, तो इसके अंदर एक तो ये था कि मैनेजमेंट ने उस टाइम पे जो 2 काम किए, पहला काम तो उन्होंने किया कि ये जो पूरा जो कांड हुआ, उसके बाद में यूनियन को खत्म करने के लिए यूनियन को जेल में डलवाया और उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। और हमारे जो है लगभग 11 साथियों की जो इस पूरे मूवमेंट के दौरान जिनकी एज जो है 37-38 साल से कम थी, उनकी डेथ हो चुकी है। और 2 साथी तो ऐसे थे जो जेल के अंदर थे, जिनको कि कैंसर हुआ, उनका ठीक से ट्रीटमेंट न होने के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी डेथ हो जाती है, हमारे साथी जियालाल की। और एक साथी थे अजमेर, वो मर के बचे हैं, उनके 3 ऑपरेशन हुए हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था जेल के अंदर जाने के बाद में। तो उनका ठीक से ट्रीटमेंट न होने के कारण उनको भी जो है 3-3 ऑपरेशन करवाने पड़े। ऐसे हमारे साथी थे, किसी को टीबी की बीमारी हो जाती है, किसी को किसी तरह की बीमारी हो जाती है, तो ये जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना हमने करना पड़ा। बहुत सारे लोगों के परिवार इसमें तबाह हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरे इस 12 साल के अंदर हमारे 3 पीढ़ी इससे प्रभावित हुई है। पहले तो हम खुद, हमारे माँ-बाप और प्लस में जो हमारे जो बच्चे हैं और बीवी है, उनके ऊपर इसका एक गहरा असर पड़ा है। और हम जो ठीक से जो है अभी तक हमारे जो साथी हैं, वो न अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दे पा रहे हैं, न उनका ठीक से पेट भर पा रहे हैं और उनको कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है। उनके जो कागज काले कर दिए गए हैं और यही प्रक्रिया जो और भी तेजी से आज प्लांट के अंदर भी, प्लांट के बाहर हम हैं, लेकिन जो प्लांट के अंदर जो वर्कर काम कर रहा है, हर साल मारुति मैनेजमेंट लगभग 1 लाख वर्कर को, हर साल 1 लाख वर्कर को तबाह कर रही है, हमारी युवा पीढ़ी को। क्योंकि वो क्या कर रही है, आईटीआई के नाम पे कंपनी लेके आती है वर्कर को, स्टूडेंट के नाम पे कि हम जो इनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, स्किल देंगे और उससे 2 साल जो है पूरा प्रोडक्शन करवाती है और सफाई काम करवाया जाता है और जो जो परमानेंट वर्कर काम करता है वही काम वो लोग करते हैं। तो पूरा का पूरा गैर कानूनी तरीके से कंपनी काम करवा रही है और साथ में, इसके साथ में ये लोग जो कर रहे हैं कि आईटीआई के नाम पे 2 साल प्रोडक्शन करवाया, 1 साल अप्रेंटिस के नाम पे करवाया, फिर 1 साल TW1 रखेंगे, फिर TW2 रखेंगे और उसके बाद में उसको निकाल देते हैं। न तो उसको कंपनी रख रही है, उसके जिंदगी के 5 साल जो है कंपनी ने ले लिए और उसके बाद में उसको निकाल दिया और उस सर्टिफिकेट की कहीं पे पूरे देश में कहीं पे मान्यता नहीं है। इसको लेके हमने जो है हमारे साथियों से संपर्क किया, मैसेज किया, तो वो जो है 3,400 मजदूर 5 जनवरी को गुड़गांव के अंदर इकट्ठा हुए, वो डॉक्यूमेंट लेके आए और हमने उस पूरे डाटे में पाया कि एक भी वर्कर ऐसा नहीं था जिसको 12-15 हज़ार रुपए से ऊपर की कहीं पर नौकरी मिल रही हो और उस सर्टिफिकेट को देख के कोई नौकरी दे नहीं रहा है। तो ये जो पूरा जो चीज है कि हमारे जो युवा है उनके साथ भी किस तरह की खिलवाड़ हो रही है। और अभी प्लांट के अंदर ये इन्होंने जो किया है कि खरखोदा में प्लांट लगाया है, 900 एकड़ जमीन में प्लांट लगा है, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियां हैं और मारुति के जो 3 प्लांट है, इस 3 प्लांट के अंदर भी 30,000 वर्कर ऐसे हैं जो कि अस्थायी हैं और वहाँ पे जो काम है वो स्थायी काम है। तो वहाँ पे जो स्थायी काम पे स्थायी रोजगार देना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं है और समान काम का समान वेतन भी वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। और इस बात को कोई भी जो है उठा रहा है तो उसके ऊपर जो है इस तरह का जो अटैक हो रहा है कि उसमें जो है कोई भी हमारे कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई है नहीं। तो एक हिस्से को जो है थोड़ा-सा पैसा दे के मैनेजमेंट जो है कि मारुति के 3 प्लांट के अंदर जो है 6,000 वर्कर परमानेंट है और 31,000 वर्कर जो अस्थायी वर्कर है और पूरा उत्पादन उनसे करवाया जा रहा है। स्थायी कैटेगरी का काम है और जो परमानेंट वर्कर जो काम करता है वही काम वो वर्कर भी करते हैं। एक वर्कर को 1,30,000 रुपए सैलरी दी जाती है और एक वर्कर को 12,000, 15,000, 18,000, लास्ट 24,000 रुपए, 26,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये जो पूरा जो जिस तरह का ये जो पूरा जो लूट चल रहा है, इसके ऊपर कोई भी अभी तक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमारे जो प्लांट के अंदर जो अस्थायी वर्कर जो काम करते हैं उनका एक सामूहिक मांग पत्र हमने जमा करवा रखा है। उसकी 10 तारीख को डेट है, उसमें हम जाएंगे और मैनेजमेंट ने बोला है कि ये तो टर्मिनेट वर्कर हैं, इनका कोई लेना देना नहीं इस चीज से। हमारे प्लांट में जो है सब बिल्कुल ठीक ठाक है और हमारे वर्कर बिल्कुल खुश हैं। तो और प्लस में जो वर्कर यहाँ से काम करके जा चुके हैं उनको भी जो काम मिल जाता है। हम 10 तारीख को ये दिखाएंगे कि 11.5 लाख मजदूरों को किस तरह से तबाह किया मारुति मैनेजमेंट ने, जिनका कोई किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं था, जिनको बेवकूफ बनाया गया, बेवकूफ बना के कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, प्लांट आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे, ये सब बोल बोल के जो उनको तबाह कर दिया गया। वो मजदूर भी आएंगे तो प्लांट के अंदर जो आज जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ में भी लगातार गलत हो रहा है। तो ये जो है इस तरह की जो संख्या, एक पूरी की पूरी फौज तैयार हो रही है बेरोजगारों की,
और उनको कहीं पर काम नहीं मिल रहा है और उनके जो जिंदगी का जो खास टाइम है जिसमें वो थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं उसको कंपनी छीन रही है। तो ये जो है मारुति आंदोलन का एक पूरा एक नया चरण है कि जिसमें कि अस्थायी वर्कर जो है अब संगठित भी होगा, अपनी आवाज को उठाएगा और अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। जी। तो हमारे बीच में जो है यहाँ पे 5 तारीख को जो साथी आए थे, उनमें से अस्थायी वर्कर वो खुद अपनी कहानी बताएंगे कि उन्होंने जो मारुति में काम करने के बाद में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो तो 18 जुलाई 2012 के बाद में ज्वाइनिंग के साथी है, तो उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ? तो डायरेक्ट वो साथी बताएंगे जो कि 5 तारीख को आए थे। उनमें से कुछ साथी हमारे साथ में यहीं पे रुक गए और उन्होंने बोला कि ये जो लड़ाई है ये हम मिलकर लड़ेंगे। जो मारुति के परमानेंट वर्कर जो थे जो टर्मिनेट कर दिए गए, प्लस में जो अस्थायी वर्कर जिनको अलग अलग नाम से कंपनी ने लिया और उनको यूज किया और फेंक दिया, वो साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्लस में जो प्लांट के अंदर जो वर्कर हैं, जो अस्थायी वर्कर है, उनसे भी हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है एक मारुति आंदोलन का एक नया चरण है। तो इसको लेके जो हम बाकी हमारे जो साथी हैं वो खुद बताएंगे कि उनके साथ में क्या क्या हुआ। बिल्कुल। और अभी तक जो खुशीराम ये बताइए, बस इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये वर्कर उसी काम का हिस्सा हैं जिस बारे में हमारे प्रधानमंत्री बार बार कौशल योजना की बात करते हैं और इनको जोड़ने की बात करते हैं? क्या वही वाले ये मजदूर हैं जिनको 2 साल लेकर और फिर कंपनी बाहर कर देती है? बिल्कुल, वही वर्कर है ये, कौशल योजना के नाम पे इनको लिया जाता है जिसमें सरकार भी एक जो फंड देती है, लेकिन ये जो है मारुति मैनेजमेंट पूरी की पूरी चीटिंग किया इसने, मजदूरों के साथ पूरा चीट किया है कि वो जो है कौशल के नाम पे जो है, जो उनके पास में थोड़ा बहुत स्किल था उसको भी खत्म किया। कि वो एक स्टेशन के ऊपर जो है लगातार जो है 4 साल 5 साल कोई वर्कर जो है 4 बोल्ट अगर कस रहा है तो 4 बोल्ट ही कस रहा है। किसी प्रकार की मारुति जैसी कंपनी जो कि स्किल दे सकती है, जानबूझ के स्किल नहीं दी जा रही है और दिखाया जा रहा है कि देखो ये 11.5 लाख वर्कर को हमने काम दे दिया, लेकिन इसके उल्टा है 11.5 लाख 12 साल के अंदर 11.5 लाख मजदूरों की जिंदगी तबाह कर दी अब कौशल के जाहिर तौर नाम पे। पर एक बड़ा पहलू खुशीराम आपकी बातों से देश जान रहा है, जान चुका है, लोग देख रहे हैं। एक दूसरा भी पहलू आना चाहिए आप लोगों की ओर से कि चूंकि आप सब परमानेंट मजदूर थे ज्यादातर, आप कुशल श्रमिक थे, अच्छी सैलरी मिलती होगी, आपके बच्चे बढ़िया जगहों में पढ़ते रहे होंगे, पारिवारिक स्थिति उस समय तक ठीक रही होगी। अब क्या हालात गुजर रहे हैं, हम कौशल योजना के उन नौजवानों से, उन मजदूरों से उनकी कथा सुनेंगे। उससे पहले छोटी सी बात ये भी आप बताते चले, उसके बाद उन पर चलते हैं। जी। देखो, जब हमने जो है कंपनी के अंदर जब ज्वाइनिंग किया था तो ये नया प्लांट लगा था मारुति का मानेसर के अंदर। तो हम भी उस जी। टाइम पे एकदम जवान थे। उस टाइम पे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम थी, तो हम जो है पूरा मेहनत से काम किया और हमारे को ये जी। बताया जाता था कि जैसे जैसे यहाँ पे तो ये एक पेड़ लगा है, अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा तो आपका भी पूरा जो है इसके अंदर आपको पूरा फायदा मिलेगा, आपकी भी तनख्वाह बढ़ती जाएगी, आपकी भी सुविधा बढ़ती जाएंगी। लेकिन प्लांट जो है एक प्लांट से 3 प्लांट हमने बना दी। जी। लेकिन 2006 से लेके 2012 तक, जब तक हमारी यूनियन नहीं बनी, 2012 तक हमारी सैलरी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी खास तो हमें मतलब बचत नहीं आती थी। जो भी हम कमाते थे वो यहाँ पे खर्च हो जाता था। लगभग जो हमारे को बेसिक हमारी 4,800 रुपए थी उस टाइम पे। तो आप अंदाजा लगा जी। सकते हो उसमें कुछ ये मिलता था, अटेंडेंस रिवार्ड मिलता था 8,500 रुपए। अगर उसमें एस एल पी एल या सी एल में से अगर 3 छुट्टी एक महीने में हम कर लेते तो 8,500 रुपए हमारे खत्म हो जाते थे। तो ये मानो कि जी। हमने जो है एक तरह से पूरे फ्री में ही काम किया है। और फिर ये उम्मीद थी हमें कि ठीक है भाई प्लांट बड़ा हो रहा है, तब उसके बाद में फिर हम सोचा ये तो कुछ सुनेंगे नहीं। फिर हमने जब जी। यूनियन बनाई तो फिर ये था कि अब यूनियन बन गई है तो भी हमारे दिन सुधर जाएंगे। लेकिन यूनियन बनने के बाद में हमने जो है जेल तक जाना पड़ता है, उम्र कैद की सजा में झेलनी पड़ती है। तो हमारी जिंदगी तो एकदम जो है पूरी की पूरी तबाह कर दी। वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा पहले तो हमारा जिंदगी पूरा खराब किया। हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जो सपने देखे थे उनके सपने चूर चूर हुए। प्लस में उन्होंने भी जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। प्लस में जो है अभी भी जब हमारी शादी हो जाती है तो उसका असर जो है हमारी जिंदगी तो पूरी खराब हुई है, माँ बाप की खराब हुई, अभी उसका असर पूरा बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। न तो बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं उनका ठीक से स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं। तो ये तो एकदम है कि पूरा का पूरा हमारा जिंदगी खराब किया ही किया। लेकिन अभी जो है हमारी उम्र जो है
जो साथी थे 40 के आसपास में उम्र हो चुकी है सभी साथियों की, किसी की 45 हो चुकी है, किसी की 47 हो चुकी है, और कोर्ट के चक्कर काटते काटते जो चप्पल टूट चुकी है लोगों की, अभी तक कोई भी वहां से किसी भी प्रकार की कोई राहत हमें नहीं मिली है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो चीज चल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जो ये जो अभी जो नए जो युवा जो साथी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, तो इनकी उम्र जो किसी की 27 साल है, किसी के 26 साल है, किसी के 25 साल है, किसी के 30 साल है, 30 से कम के वर्कर सभी के सब हैं। तो ये देखो जी, कि एक के बाद एक पीढ़ी खराब होती जा रही है। तो हम ये बिल्कुल। चाहते हैं कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं पर तो रोक लगनी चाहिए। तो इसीलिए जो है हमने जो है मिलके इस तरह का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं कि जिसमें कि ये जो पूरा का पूरा जो उत्पादन हो रहा है गैर कानूनी तरीके से जो उत्पादन हो रहा है, कि स्थायी काम का स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा है, समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो ये जो है जब तक पूरी मांग ये नहीं होगी तो हमें लगता है कि ये मारुति का एक नया आंदोलन है, और इसका असर जो है बाकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो और भी उद्योग क्षेत्र है उसके ऊपर भी इसका जो है असर पड़ेगा। तो हम उन साथियों से भी अपील करेंगे जो कि इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लोग भी इस आंदोलन में हमारे साथ में जुड़े। बिल्कुल, हमारे साथ ये पूरे विस्तार से जानकारी दिया खुशीराम ने। वह लगातार आंदोलन में हैं, संघर्षों में हैं। अब उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे मज़दूरों से भी बात कराएँगे जो धरना स्थल पर इस वक़्त मौजूद हैं। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि 18 सितंबर से 110 दिन हो गए मारुति आंदोलनकारी मानेसर को संघर्ष करते हुए, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। पिछले 12 वर्षों से वह पीड़ित हैं, मुश्किल में हैं, उनकी नौकरियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, उनको किसी और कंपनी में नौकरी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि आंदोलन इस देश में असंभव जैसी हालत है, चाहे हम संविधान का जितना गाना गा लें। और आप सबको याद होगा कि संविधान बचाने के नाम पर हरियाणा का चुनाव हुआ, देश का चुनाव हुआ, ये मजदूर आंदोलन करते रहे, लेकिन इनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। चलिए अगले इनके साथियों से मिलते हैं। कैमरे का पोजीशन दिखाइए और जरा उनसे भी बात कराइए जो ये बोलना चाहते हो। जी हाँ, अपना परिचय दीजिएगा और बताइए। सर मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं जी राजस्थान से हूँ। हम्म, तो मैंने 2022-23 में काम किया था मारुति में। तो हमें जब ये लाया गया था कैंपस के माध्यम से, तो हमें बताया गया था कि आप काम कीजिए। हमने काम किया खूब मन लगा के कि आप परमानेंट हो जाओगे, अभी नया प्लांट खुल रहा है, हमें सपने दिखाए गए। फिर जी हमने बहुत मन लगा के काम किया, ठीक है। फिर हमें कुछ कुछ टाइम बाद हमें निकाल दिया। हमें एक जी एक उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, वो हम लेके दूसरी कंपनियों में गए, 3-4 जगह काम किया। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पहले तो हमें सीधा ही बोला आपने मारुति में काम किया, आपको हम रोजगार नहीं दे सकते। दूसरा फिर हमें बोला कि भाई, फिर हमने 1-2 कंपनियों में और किया, तो वहाँ पे हमें 12-13 हज़ार रुपये सैलरी मिली। तो हमने कहा चलो अब यही है, गुजारा करना पड़ेगा। तो हमने 2 महीने 3 महीने किया, तो लेकिन हमारा खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा, क्यों रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, 5-6 हज़ार रूम रेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इसलिए घर वाले भी फिर अब सारे, हम तो सभी जगह से परेशान हो गए। जी 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 हाँ जी बिल्कुल। और तो उस समय जो सैलरी थी, मतलब ये है कि आपने मारुति में काम किया इसलिए आपको दूसरी कंपनियां नौकरी नहीं दे रही हैं, और हाँ जी। मारुति खुद आपको काम पर क्यों नहीं रख रही? क्या आप वही प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना वाले हिस्सा थे या वो पहले गुजर चुकी बात? सर वो वही हिस्सा चल रहा है सर। वो आजकल ये सर, एक देखा जाए तो ये धंधा बन गया है सर सबका, क्योंकि ये जी हर स्टेट में चल रहा है। ये करवाते हैं, इनमें प्रॉफिट होता है सब बड़े बड़े लोगों का। ये करवाते हैं, बच्चे लाते हैं, ये 15 दिन 20 दिन ये सर्टिफिकेट देते हैं। बाद में ये अलग अलग, जैसे दिल्ली जयपुर, ये अलग अलग छोटी छोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका सीधा सिस्टम होता है। ये बुलाते हैं, ठीक है, फिर 15-20 दिन करवाते हैं, फिर ये अभी काम करवाते हैं और फिर छोटी थोड़ी सैलरी देते हैं, तो बच्चे खुद छोड़ देते हैं। ये सिस्टम है इनका। अच्छा, हाँ मतलब जी। अगर हम इस बात को समझें तो लगभग ये शोषण का एक नया जरिया बन गया हाँ है। जी। हाँ, हालांकि ये सिस्टम बन प्रधानमंत्री गया है, मतलब बेवकूफ बनाने का, कि कैसे बच्चों को गुमराह किया जाए। ये आईटीआई के माध्यम से, अब जैसे आईटीआई कर ली तो इनको ले आते हैं। इसका कुछ ये, मैं तो अभी जैसे मेरे जितने भी मैंने जब की थी, मेरे जितने जानकार और मेरे आसपास के बच्चे थे, तो मैंने उनको एक ही निर्धारण दिया, मैंने कहा आईटीआई मत करो। क्योंकि हमारे जी जैसे हमारे जो माँ बाप थे, उन्होंने पहले बोला कि 10वीं कर लो, जॉब लग जाएगी, फिर 12वीं कर लो, हमने कर ली। उसके बाद बोलते चलो आईटीआई कर लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, रेलवे में मिल जाएगी। तो रेलवे में से हटे तो उधर कंपटीशन ज्यादा हो गया, जो अभी 3-4 साल से 5 साल से वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। तो उधर बट्टा बैठ गया, तो हमने कहा चलो ये तो नहीं है, अब आपको पता है काम तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, फिर रिश्तेदारी में जाते तो बेचती। तो फिर हमने सोचा चलो प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं। उधर गए तो उधर ये 7 महीने ये सिस्टम इन्होंने फिर धंधा बना लिया। अब हम कहाँ जाएं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये कि मारुति का सर्टिफिकेट होने के बाद जो अब प्लांट खुला है खड़कोदा में, अब आपको सबको पता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको प्राथमिकता पहले दी जाए। अब उनका प्लांट खुला है तो प्लांट में काम करने के लिए वर्कर तो उनको चाहिए। अब कम से कम 15-20 हजार 30 हजार के समथिंग वर्कर चाहिए उनको। तो उनको वो हमें छोड़कर नए वर्कर रख रही है, क्योंकि वो काम हम कर रहे हैं वही काम उनसे करवाएगी, फिर उनको 1-2 साल बाद उनको फिर निकाल देगी। तो इनका ये षड्यंत्र है बहुत तगड़ा। इसमें बड़े बड़े लोग हैं ये। अब मंत्री जी बोलते या प्रधानमंत्री जी अपने बोलते हैं कि सबका विकास सबका ये है, ठीक है कि आप आओ डेवलपमेंट इंडिया, ये कुछ नहीं है, ये सब एक षड्यंत्र है। ये सिर्फ बस सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है बस, और कुछ नहीं है। ये एक धंधा है, इसमें परसेंट होते हैं इनके अलग अलग। बस बुलाते हैं बच्चों को, 1-2 साल काम करवाया, फिर इनको बस बाहर चला दिया, इनको भेजवा दिया बाहर, निकाल दिया बस। ये देश सब को यह इनके जानना मैनेजमेंट होते हैं, चाहिए कि मैनेजर इस होते हैं। वक्त जी, जी, आगे की बात हाँ जी, सुनते हैं, उससे पहले ज़रा एक बार फिर से देश को हाँ परिचय जी, करा दें इसमें आप लोगों एक, का हाँ कि जी, आप बोलिएगा, थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। मैं देश को बताते चलूँ कि ये दीपक कुमार हैं, युवा मज़दूर हैं, इन्होंने आईटीआई किया, उसके बाद कौशल विकास योजना के तहत मारुति में काम किया और काम करने के बाद इनको मारुति ने निकाल दिया। ये बता रहे हैं खरखौंदा में एक नया प्लांट बन रहा है मारुति का, लेकिन वो नौकरी पर इन मजदूरों को नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनको नए मुफ्त में मजदूर इंटर्नशिप के नाम पर दिखाने के नाम पर या कौशल विकास योजना के नाम पर। हम उस सभी मजदूरों से बात करेंगे कि 5,000 रुपया प्रति मजदूर जो दिया जा रहा है इंटर्नशिप के नाम पर, उसका क्या खेला है। दोस्तों, इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं मारुति मानेसर के आंदोलनकारियों से जो पिछले 110 दिनों से धरना दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं मारुति के गेट पर, वह रातों दिन इस ठंडी में बैठे हुए हैं। जरा सोचिए कि जिन किसान आंदोलन को इतना बड़ा समर्थन था, इतनी चर्चा थी, वहां डल्लेवाल साहब लगभग मौत के मुंह में हैं। यहां तो मजदूर आंदोलनकारियों की कोई चर्चा भी नहीं है, जबकि बगल में ही दिल्ली है। बमुश्किल 40 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर दूर ये संसद भवन से बैठे हुए हैं। न लेकिन कोई संविधान बचाने वाली पार्टी इनके पास जा रही है, न राष्ट्रवादी पार्टी का कोई मुलम्मा जा रहा है, और न ही दलितों पिछड़ों का नारा बुलंद करने वाला कोई शख्स इनके पास जा रहा है। ये संघर्ष खुद अपनी बदौलत कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ नए साथी इनके दिखाई दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इनकी आवाज आज देश भर को सुनाई जाए। मारुति आंदोलनकारियों की 110 दिन हो गए। जी, अपना परिचय बताइएगा, बात शुरू करिए। मेरा नाम रोशनलाल अठारिया है। मैं भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ जी, और मैंने मारुति के अंदर 2015 के अंदर ज्वाइनिंग की हुई है। आज मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पर, और 10 साल के अंदर मेरे को कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। मारुति से निकलने के बाद में मैं बेरोजगार हो गया, और मेरी जो उम्र थी नौकरी करने की वो भी मेरे से छीन ली गई थी इन्होंने, मारुति ने। और उसके बाद ना तो मेरे को कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली, कहीं पर भी जाते हैं तो 2,000-5,000 रुपये की नौकरी बताते हैं वर्कशॉप वाले, और कई कंपनी के अंदर जाते हैं तो 8 से 10,000 रुपये सैलरी बताते हैं। इससे ज़्यादा की कोई सैलरी नहीं देती थी कोई। आपने क्या पढ़ाई की थी, क्या किसमें आपने आईटीआई किया, किस ट्रेड में किया, थोड़ा ये भी बताइए। मैंने डीजल मैकेनिकल के अंदर आईटीआई की थी, और मारुति के अंदर टीडब्ल्यू था मैं, और जी, ट्रिम लाइन पे था असेंबली के अंदर। तो आपने सरकारी नौकरी की कोशिश क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, तो सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती थी, उसकी कोई कोशिश, उसकी मिलने की कोशिश बहुत संभावना। की थी, सरकारी नौकरी की भी कोशिश की थी, मगर उस टाइम हम मारुति के अंदर थे, तो मारुति के अंदर 7 महीने के बाद में निकाल लेते थे। तो और हमारी एज बड़ी ज़्यादा हो गई थी, और एज हो गए थे हम, तो सरकारी नौकरी में जा नहीं सकते थे। 18 से 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी के अंदर जॉब मिलती थी। तो हमारी उम्र तो वैसे ही यहाँ पर मारुति ने चूस ली थी, तो उसके बाद में हमारी सरकारी नौकरी कहाँ लगेगी। और तो वैसे केवल हम 7 ही जनरल के महीने अंदर तो आते। आपने नौकरी की, केवल 7 महीने ही तो किया, या उसके बाद भी करते रहे आप। नहीं, उसके बाद हमारे को 2 साल फिर बाद में वापस बुलाया था TW2 के अंदर। उसके बाद TW3 भी करवाया था हमारे से।
तो हमारी पूरी जिंदगी तो इसके अंदर ही निकल गई। और वैसे तो बताए तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो 18 से 23 साल की उम्र में लेते हैं। तो हम 22 साल की उम्र में यहाँ आए थे, तो उसके बाद में हमारी जॉब कहाँ लगेगी। जी। तो कौशल विकास योजना के तहत जो हर सरकार नौकरियां बांट रही है, आपके प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, इस वक्त भाजपा की सरकार है। जहां धरना दे रहे हैं वहां भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। क्या रहा है इन सरकारों में रोजगार की हालत? जिस टाइम हम नौकरी लगे थे, जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, जी। उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। अभी बीजेपी सरकार तो ये अभी बनी हुई है, हम्म। इस साल बनी है। बीजेपी सरकार पहले थी नहीं, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम। तो कांग्रेस के राज में हमारा नौकरी लगना बहुत मुश्किल होता था, तो नौकरी जी। लग नहीं पाते थे हम उस टाइम में। और जी। जैक वैक चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पीछे की साइड में इतना सपोर्ट हमारे पास में है नहीं, पैसे है नहीं, तो नौकरी कहाँ से लगेंगे। कहीं पर भी जाते हैं नौकरी के लिए तो पहले रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत तो हमारे पास में है ही नहीं ना। क्या रिश्वत प्राइवेट होती नौकरी में कि तो सरकारी नौकरी में रिश्वत मांगते हैं? सरकारी नौकरी में, सरकारी सरकारी नौकरी नौकरी। में ही मांगते हैं रिश्वत तो। प्राइवेट में कहाँ मांगते हैं, प्राइवेट में ही मांगते हैं। अगर अच्छी पोस्ट चाहिए, अगर नौकरी लगना है, प्राइवेट होना है तो रिश्वत तो चाहिए। अब मारुति के अंदर ही देख लो, अगर नौकरी हम्म। लगना है तो रिश्वत देनी पड़ेगी। तो रिश्वत तो है नहीं, तो कहाँ से देंगे। पहले वैसे ही 2015 के अंदर हम जो जब मारुति के अंदर आए तब 12,000 सैलरी थी हमारी। जी। 12,000 में घर खर्चा चलाना था, यहाँ पर रहने का खर्चा, रेंट वगैरह सब कुछ महंगा पड़ता था। तो 2-5 हजार रुपये मिलते थे मुश्किल से जी। महीने के। बिल्कुल। अब किसी और साथी से आप अपनी बात कराएं। हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं आंदोलनकारियों से जो मानेसर में इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। 110 दिन हो गए। इनके एक नए साथी आए हैं। नाम बताइएगा अपना और बातचीत की शुरुआत करिएगा। आप क्या मुद्दा कहना चाहते मैं नाम प्रमोद कुमार। हैं? जी। नाम मेरा प्रमोद कुमार। जी। जी बताएं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी। जिला मथुरा है मेरा। जी। 2023 में ज्वाइनिंग हुई। 2023 ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, और 2024 में मेरे को निकाल दिया जाता है, क्लियरेंस कर दिया जाता है। फिर मेरी एज ओवर एज हो जाती है, मुझको अदर कंपनियों में नौकरी नहीं मिली। 26 साल के बाद कंपनियां, कोई कंपनी लेती नहीं है। मारुति सुजुकी का उसका एक्सपीरियंस लेटर काम नहीं करता है। जी। कहीं कंपनी में जाओ, एक्सपीरियंस लेटर काम नहीं कर रहा है। 26 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है क्या प्राइवेट कंपनियों में? ऐसा नियम है कोई, नहीं लेते हैं या सर। इन्होंने नियम खुद ही बना लिया है? नियम है ये, हर कंपनियों का नियम है ये। 26 साल के बाद कोई कंपनी नहीं लेती है। अच्छा। 18 से 26 जरा साल का एज है इन कंपनियों की। वो पीछे आपके दीपक दिखाई दे रहे हैं जो आपसे पहले बातचीत रख रहे थे। जरा उनसे बात कराइए, जरा जानकारी ली जाए, या कोई और हो। जी, परिचय बताएं आप। सर बताइए। हाँ जी। हाँ। क्या ऐसा कोई नियम है जो 26 साल से ज्यादा के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं सर, ये इनका सिस्टम है सर, इनका खुद का ही है ये रखा हुआ सर सिस्टम है एक। जैसे गवर्नमेंट जॉब में तो ये 23 साल है, और जी। कोटा अलग से है एसटी का। तो इसमें जी। तो यही प्रावधान है इनको, क्योंकि इनको पता है कि ज्यादा एज हो जाएंगे तो वो काम कम करेंगे, तो फिर ज्यादा हम्म। हो जाएंगे तो उनको फिर ज्यादा टाइम करेंगे तो उनको परमानेंट करना पड़ेगा। रीजन काफी बनते हैं सर इस चीज के। और दूसरी बात तो बातें सर तो अगर हमारे। देखा जाए, जी। हाँ जी। जी जी बोलिए। बोलिए बोलिए। सर, इनका वैसे देखा जाए तो इनका खुद का ही सिस्टम है ये। जैसे ये खुद के बच्चों को तो बाहर भेजते हैं, और जो बड़े बड़े है इसमें पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी पोस्ट पे है जिनको डीपीएम, ये बहुत मैनेजर जो इनको संभालते हैं, लेकिन जो खुद को बच्चों को भेजते हैं। और लेकिन जो बाकी आते हैं उनको 7 महीने, साल, 2 साल रखते हैं। अगर आपका मतलब कोई जैक है तो आपको करेंगे। प्राइवेट में सेक्टर में भी बहुत ज्यादा सर सपोर्ट चाहिए आजकल, बहुत सिफारिश चाहिए सर। आप, मैं आपको क्या बताऊं सर, आप मानोगे नहीं, अगर पियोन भी लगना है ना प्राइवेट में, अगर आपको बैंक में कहीं भी छोटी से हम्म। छोटी जॉब के लिए भी सर सिफारिश चाहिए। ऐसा सिस्टम आ गया करप्ट सर।
मतलब ये है कि जिस बात को कह के सरकारीकरण को बुरा कहा गया कि भाई भ्रष्टाचार होता है, जैक लगाना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है, रिश्तेदारी नातेदारी निकालनी पड़ती है, अपनी जातियों के लोगों को केवल नौकरियां दिलाई जाती है, यह बीमारी प्राइवेट सेक्टर में बहुत आसानी से घुस गई है, जिसकी पूरी उम्मीद थी। आपके जो आगे बैठे हैं, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? जी साहब मेरा शिवलाल मल्ला नाम है, सतना का हूँ साहब। जी जो मारुति कंपनियों का इस समय नियम चल रहे हैं साहब, 18 से 26 साल की ये इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है कि नए बंदों को भर्ती करना, इनसे काम करवाना, बाकी जब इनकी कमजोरियां आ जाए तो नए बंदों को पुनः भर्ती कर लेना। इनका एक पॉलिसी चल चुकी है, पूरे 18 से 26 साल तक लेना है, इसके बाद इनको भगा देना, क्योंकि जो नया बंदा होगा ज्यादा काम करेगा और फिर पुराने बंदों को रखा नहीं जाता, फिर इनको भगा दिया जाता। क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसियां है TW1 TW3 ऐसे करके चलता है। TW1 7 महीने के लिए रखता है, फिर इसके बाद एक्सपीरियंस के बावजूद हमें 1 साल बाद पुनः बुलाया जाता है, फिर TW बनता है। तो कंपनियों का ये प्रोसेस है कि 1 साल बीच में बैक दे दिया जाता है, बीच में क्लियरेंस गैप दे दिया जाता है। इससे ये होता है कि स्थायी तो हो ही नहीं पाएगा और वो हमेशा फंसा रहेगा इसी कंपनी में। बीच बीच में फिर नए बंदे आ जाएंगे और फिर पुनः ये आगे चलती रहती है यही प्रोसेस। मतलब ये है कि बंदा बीच में फंसा रहे, इसका काम भी चलता रहे, बीच में ये ना हो कि ये ना ये यहाँ परमानेंट हो पाए और नए बंदे आते रहें और फिर काम करते रहें। इनकी ये पॉलिसी चल रही है साहब। तो जब आप अखबारों में ये दावे पढ़ते हैं कि देश बड़ी अच्छी स्थिति में है, बड़ा संपन्न ये सब है, बड़ी किताबी दुनिया ज्ञान में है साहब। डंका बज रहा है। ये जी साहब ये रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, सब ये दिखावटी बातें, मीडिया का प्रचार होता है, कितना एडवर्टाइजमेंट हुआ, इतनी वैकेंसी हुई, इतनी सब चीजें हुई, एक्चुअली में रियल में कुछ होता ही नहीं है। ये सब मीडिया में या कि कागजी कार्रवाई में दिखाया जाता है, एक्चुअली में ये सब चीजें होती ही नहीं है। मारुति बोलती है सीट की कंपनी करवाती है। मान लीजिए कि यदि हर महीने 1500 बंदे बेरोजगार होते हैं तो साल का कम से कम 1 से 1.5 लाख बंदे होते हैं और इनमें से सीटी के टेस्ट करवाती मात्र ओनली 20 से 25 बंदे होते हैं, बाकी कोई परमानेंट नहीं होते। सिर्फ ये एक साजिश है, मतलब कि परमानेंट के लिए आपको सीटी का टेस्ट दिया जाएगा, बाकी ऐसी कोई चीजें रियल लाइफ में होती नहीं है। जो बंदे 15 से 20 बंदे होते हैं साल में, वो हमें कहीं देखने को मिलते ही नहीं है। वो अपने सिफारिश के मैनेजमेंट के बंदे होते हैं और वही बंदे काम करते हैं, वो आज तक रियल में देखने को नहीं मिलते। इसके बावजूद जो बंदे सीटी के टेस्ट होने के बावजूद जो काम करते हैं, यानी जिनका पेपर क्लियरेंस हो जाता, पेपर हो भी गया, उनका ना मेडिकल में पता चलता है कि उनका पेपर में पास हुए या नहीं हुए, कुछ भी नहीं पता चलता है, और जिनका ज्वाइनिंग होना हो तो वो हो जाता ऑलरेडी। जी जब आप अपने किस्से बता रहे हैं और जब बातें सुना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में गुजर रहा है, जब अंग्रेजों का बिल्कुल शासन। साहब, बिल्कुल वही प्रोसेस। आपके कानूनी तौर से ये है कि समान काम का समान वेतन अधिनियम लागू है। यदि कोई बंदा यदि हमारे साथ में वही काम हम कर रहे हैं, वही काम अगला व्यक्ति कर रहा है, तो समान वेतन और समान काम का अधिकार नियम है। क्योंकि यदि परमानेंट बंदा यदि 1.5 लाख रुपए पा रहा है तो हम लोगों का भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब हमें 1.5 लाख रुपए दीजिए, पर उतना तो चलनी चाहिए जिससे रोजी रोटी कपड़ा मकान की जो मूलभूत आवश्यकताएं है वो चीजें हमारी चलती रहें। चूंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि रोजी रोटी कपड़े के ही मकान में ही दुनिया व्यस्त व्यस्त है, तो यदि ये भी नहीं हो पाएंगे तो कैसे चलेगा जीवन। हर व्यक्ति के पास माँ बाप है, फैमिली है, तो यदि ये सब चीजें नहीं बन पाएंगे तो कैसे काम होगा साहब। और जैसे अगर कंपनियों पे यही सब आपकी बात को अगर मैं समझूं कि आप लोगों ने पढ़ाई की, फिर कंपनी में आए, कंपनी ने एक बार 7 महीना, एक बार 1.5 साल 2 साल काम कराया और उसके बाद आपको यूज एंड थ्रो वाला जो पेन होता है, लिखो और जो फेंको, जो यही उस है, तरह उठा के यूज फेंक एंड दिया। डिस्पोजल की तरह साहब, यूज एंड थ्रो, उपयोग करिए फेंक दिया। कोरोना टाइम में ऐसा हुआ था कि जब कोई बंदा नहीं आने को उस टाइम में था, तो पुराने बंदे TW1 या CW जो बंदे थे, तो उसी कोरोना टाइम में जो बंदे नौकरी छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, उसी टाइम में TW1 TW2 को पुनः पुराने बंदे इन्होंने बुला लिया, और जब इनका काम खत्म हो गया इन्होंने पुनः भगा दिया। इनकी तो प्रोसेस है, जब बंदे काम नहीं, जिस टाइम में कोई भी कोरोना महामारी में दौर में गुजर रहा था, कोई व्यक्ति कंपनी में काम करने के लिए नहीं था, तो इन्होंने पुराने अपने बंदों को बुला लिया, और बंदों का भरोसा ये था कि हमें इमरजेंसी में बुलाया तो हमें काम करवाएगी और पैसे भी हो सकता है रख ले परमानेंट। उस टाइम में यही प्रोसेस थी कि अब हमें ऐसी कंडीशन में बुलाया तो हमें स्थायी रख लेगी,
पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इनकी पॉलिसी थी अपना काम कराओ, फिर उसी तरह यूज एंड थ्रो करके भगा दिया। आप मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले हैं, आपने हाँ। जैसा कि बताया, आपके राज्य में रोजगार की क्या हालत है? इतनी दूर आने की क्या जरूरत पड़ी? वहां नौकरियां क्या नहीं है? क्या रोजगार साहब नहीं है? हर जगह कंपनियों की कंडीशन यही है साहब, हर जगह। एक्चुअली मैं यहाँ बस की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ पर सतना में 2-3 प्लांट है, सीमेंट प्लांट है। तो चूंकि क्या कि अपन ITI जो किए थे वो डीजल मैकेनिक से किए थे, तो उसके लिए हम लोगों के लिए ये बेटर ऑप्शन था। बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये सब जब आप कह रहे हैं तो इन सब के बीच कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, मंत्रालय है, ये सब कुछ के बीच आप सबके साथ जब ये होता रहता है तो इन लोगों की क्या भूमिका होती है? साहब कुछ चीजें ऐसी भूमिका होती है जो देखने को नहीं मिलती। इनका अपने ढंग से काम चलता रहता, कोई भी नहीं जान सकता कि इनकी भूमिका क्या रहती। बाकी ये हाँ में हाँ कन्वर्ट कर देते हैं कि हाँ हो जाएगा, एक्चुअली में सब चीजें होती नहीं है साहब। चलिए, बड़े विस्तार से हमें मारुति मजदूरों ने अपनी कहानी, अपने कष्ट, अपनी मुश्किलें, अपने संघर्ष की गाथा सुनाई और बताया विस्तार से कि किस तरह से क्या स्थिति है यहाँ और क्या हालात है। पिछले 110 दिनों से मारुति आंदोलनकारी धरने पर बैठे हुए हों अपनी मांगों को लेकर। हालत ये है कि उन्हें दूसरी कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ जो कंपनी नौकरी दे रही वो निकाल दे रही। हम आज दो तरह के मजदूरों से मिल रहे थे। एक तो 12 साल पहले जब मैनेजर की मौत हुई उसके बाद के जो मजदूर हैं जिन्हें सजा दी गई, आजीवन कारावास दिया गया, जिनमें से मौतें हुई, जिन यहाँ भुखमरी के संकट तक है जिनके परिवारों में, उनकी भी कहानियां हमने सुनी। और दूसरा जो युवा और नए मजदूर है, बिल्कुल मोदी जी के युवा कौशल योजना वाले, उनकी भी कहानी सुनी कि किस तरह से न के न रहे घाट के। हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। ये वही युवा हैं जो मजबूत सरकारें बनाते हैं। ये वही युवा हैं जो इस देश को दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाते हैं। लेकिन अब इनकी अपनी हालत ऐसी है कि आप पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी ने जो हालात अफ्रीका में देखे मजदूरों के, उनसे अलग नहीं पाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान की जो कथाएं हैं उससे अलग यह नहीं दिखाई देती हैं। और मुश्किल यह है कि जब आप यूनियन बनाते हैं तो आपको किसी न किसी तरह अपराधी बना दिया जाता है और हाशिए पर डाल दिया जाता है। सवाल है कि एक सम्मानजनक नागरिक का जीवन जीने के लिए भारत में करे तो करे क्या? पढ़ के भी आ गए, माँ बाप ने हड्डी खून पसीने की कमाई से पढ़ा भी दिया, जवान भी हो गए, ताकतवर भी हो गए, कंपनी में लग भी गए, लेकिन कंपनी अगर 420 करके इनको निकाल दे, कुछ को कौशल योजना के तहत रख ले और फिर काम करा के बाहर कर दे, तो आखिर ये लड़े नहीं, संघर्ष न करें तो क्या करें? संविधान बचेगा किस लिए अगर ये नहीं बचे? यह प्रश्न बहुत बड़ा है। आप सब सुन रहे हैं, देश सुन रहा है। आपको समझना चाहिए कि अगर किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर है, उत्पादक अगर सड़कों पर है, आपका पेट भरने वाला, आपकी जिंदगी चलाने वाला सड़कों पर है और वह चैन से नहीं है, तो जाहिर तौर पर बेचैनी की दस्तक आपके दरवाजे पर भी होगी। इसलिए इंतजार मत करिए, आवाज उठाइए, सच के साथ खड़े होइए। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि सबके लिए न्याय और सम्मान इस देश में बहाल हो। 75 साल के अमृतकाल का मायने और मतलब सिर्फ इतना ही है कि इन नौजवानों को भरपेट रोटी और बच्चों को पालने के लिए पैसा और बनाने के लिए छोटा सा घर भर की आमदनी ये मांग रहे हैं। यह कोई अट्टालिका बनाने के लिए, कोई अंबानी और अडानी बनने की गुजारिश नहीं कर रहा है। शुक्रिया आप सबका अपनी बात कहने के लिए, देश को बताने के लिए। हम फिर कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को देश तक